तो हम लोग क्या देख रहे थे? क्वेरी एनालिसिस। इसमें अब तक क्या देखे? अब तक लास्ट क्वेश्चन देखे हैं, उसमें क्या था? लूप को लिख रहे हैं केवल। उसमें था फॉर लूप था i इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, उसके बाद i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i इंटू 2। ये फॉर्मेट था। मेन लूप तो यही था। इसके अंदर में कोई स्टेटमेंट है जो रन कर रहा है, एक स्टेटमेंट रन कर रहा है। तो नंबर ऑफ टाइम्स लूप कितना रन करेगा ये देख रहे थे हम लोग। इसमें क्या हुआ था? i इक्वल टू i इंटू 2 है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे? एक्चुअली कर रहे थे क्या? 2 पावर k कर रहे थे। क्यों? बार बार इंटू 2 होते जाएगा। मतलब क्या होगा? एट लास्ट i इंटू 2 पावर k लेस देन इक्वल टू n। कंपेरिजन है ये, n से कंपेरिजन है। i का वैल्यू जब 2 पुट किए, 2 इंटू 2 पावर k लेस देन इक्वल टू n। यहां से k का वैल्यू क्या आया था? log n। log n आया। और कैसे आया था log n? हम लोग कुछ नहीं किए थे। 2 इंटू 2 पावर k है ना, तो k प्लस 1 पावर में कर लिए। k प्लस 1 को log लिए जब, तो log लेने के बाद क्या हुआ था? ये log लिए थे जब k इंटू log 2 बेस 2 इक्वल टू log n बेस 2 हुआ। log 2 नंबर और बेस सेम है, 1 हो गया। k इक्वल टू log n बेस 2। k प्लस 1 भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 1 तो एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग। तो अभी तक का यही हम लोग देखें। लेकिन ये जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप लिखे हैं, ये लूप अलग तरीके से लिखने का भी कोई ऑप्शन है क्या हम लोग के पास? तो व्हाइल लूप लिखेंगे। सेम यही काम व्हाइल लूप के थ्रू भी हो सकता है। कैसे होगा? सेम इसके लिए ही अगर व्हाइल लूप लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा? मेन i इक्वल टू 2 while i लेस देन इक्वल टू n। इसके अंदर में क्या कर देंगे? i इक्वल टू i इंटू 2। यही है ना, सेम लूप हो गया। यहां पर क्या कर रहा है? फॉर लूप के थ्रू i को बार बार मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। और यहां क्या कर रहा है? यहां भी सेम चीज ही है। जब तक i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए तब तक i इक्वल टू i इंटू 2 कर रहे हैं। मतलब एट लास्ट यहां भी क्या होगा? i इंटू 2 पावर k लेस देन इक्वल टू n। यही होगा ना। देखो ये जो स्टेटमेंट है, i इंटू 2 पावर k लेस देन इक्वल टू n, और यहाँ जो स्टेटमेंट है दोनों सेम ही है ना। देखो ये स्टेटमेंट और ये दोनों कंडीशन जो हम लोग कंपेयर किए हैं दोनों ही सेम है। तो यहां से log n आया, मतलब कि यहां से भी क्या आएगा? k इक्वल टू log n बेस 2। यही आएगा। मतलब क्या है? लूप लिखने का 2 फॉर्मेट हो सकता है, ठीक? या तो फॉर लूप गिवन हो या तो व्हाइल लूप में हम लोग कंसीडर करेंगे। दोनों ही सेम है। किसी भी लूप को लेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स जो किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा वो सेम होगा, और
हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रायोरी एनालिसिस में देखते क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ लार्जेस्ट लूप कैन रन, नंबर ऑफ टाइम्स जितना होगा वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ठीक, ये बस इसलिए बताया कि फॉर लूप की जगह पर कहीं व्हाइल लूप भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसके आगे हम लोग जाते हैं। अभी तक क्या किए हम लोग, आई में इंक्रीमेंट किए, डिक्रीमेंट किए, मल्टीप्लाई किए, डिवीजन किए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, आई इंटू सम कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन रिपीटेडली हो रहा था, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा था, आई इंटू 2 जैसे है। अब यही अगर डिवाइड भी करना है तो डिवाइड में भी कुछ नहीं है, यहां पर ले लिए आई को n से ले लिए और i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 1 कुछ भी किए, और यहां पर i इक्वल टू i बाई 2, 2 3 कुछ भी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं। उसे मैं यहां पर कैसे करेंगे ये चीज, यहां पर अगर इसी डिवीजन को लिखना होगा, डिवीजन को अगर व्हाइल लूप में लिखना होगा तो हम लोग का फॉर्मेट होगा, ए इनिशियलाइज किए हैं, ए नहीं होगा, i इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्या होगा, डायरेक्टली लिखेंगे व्हाइल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसके अंदर में क्या होगा, n इक्वल टू n बाई 2, यही हुआ ना। इसमें क्या है, n को बार बार हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अनलेस अनटिल n इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1, जस्ट ग्रेटर देन 1, यही होगा। मतलब कि फॉर लूप को व्हाइल लूप में हम लोग कन्वर्ट कर भी सकते हैं, और किसी भी फॉर्मेट में दिया रहे आंसर वही होगा। यहां भी तो आंसर वही आ रहा था हम लोग का, देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इक्वल टू n बाई 2, मतलब क्या होता है यहां पर n बाई 2 बार बार डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 पावर k होगा, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन एक छोड़ते हैं, इक्वल अगर लेते हैं 1 के तो क्या होगा, 2 पावर k यहां गया, 2 पावर k लेस देन इक्वल टू n, k इक्वल टू log n बेस 2। तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों ही केस में फॉर लूप का जो आउटपुट होगा वही व्हाइल लूप का भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स कितना स्टेटमेंट रन कर रहा है, ये स्टेटमेंट कितना रन कर रहा है, इसके अंदर भी कोई स्टेटमेंट हो सकता है, यहां पर कोई स्टेटमेंट हो सकता है एक, जिसको व्हाइल लूप के थ्रू हम लोग रन करवाना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन ही तो चेक करना है, और कुछ है नहीं। तो इसके नेक्स्ट लेवल में हम लोग जाएंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे क्वेश्चन में। अब क्या चेंजिंग करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चंस को देखते रहना और सही तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करना। क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही होगा, कंपैरिजन ज्यादा कम हो सकता है, कभी 1 से किया, कभी 2 से किया, कभी डिवाइड 2 से कर रहा है, कुछ कांस्टेंट मतलब डिफर कर जाए, लेकिन फॉर्मेट तो सेम ही है। तो इसके आगे का हम लोग देखेंगे क्या, शायद 6 क्वेश्चन तक, लास्ट में 6 या 7 बताए थे, ऑर्डर एक बार देख लेना नंबरिंग लास्ट का। इसके बाद हम लोग आई को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे मल्टीप्लाई करके, पहले प्लस माइनस किए, फिर इनटू डिवीजन किए। इसके बाद हम लोग एक और प्रोग्राम लिखते हैं, मान लो क्वेश्चन 7 है, तो 7 में हम लोग लिखते हैं क्या, कुछ और नया देखेंगे, जैसे मेन, और फॉर लूप की जगह पर व्हाइल भी लिख सकते हैं, तो व्हाइल लूप लिखते हैं। यहां पर क्या हुआ, i इक्वल टू 2 व्हाइल i लेस देन इक्वल टू n
I इक्वल टू I पावर 3 कर लेते हैं। चलो आप में क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? पहले जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किए हैं हम लोग, जो क्या किए, I इंटू सम कांस्टेंट था, ठीक यही था ना। लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, यहां पर क्या चेंजिंग कैसे आ रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, I इक्वल टू I इंटू सम कांस्टेंट, यही कर रहे हैं ना। अब यहां कांस्टेंट नहीं है, यहां पर क्या है, I पर ही डिपेंड कर रहा है, मतलब रिपीटेडली हम लोग I का क्यूब करेंगे। तो एक सिंपल पहले पावर के लिए देख लो, एक चीज मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, जैसे a इक्वल टू a पावर p पावर q है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पावर p पावर q है, तो इसको लिखने का एक फॉर्मेट है a पावर p q। ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे देखो 2 पावर 2 पावर 3, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 पावर 2 कितना हुआ 4, 4 पावर 3 है, 4 पावर 3 कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब कितना होगा 64। और आप देखते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 2 पावर 2 इंटू 3 करते हैं, कितना हुआ 6, 2 पावर 6 इक्वल टू कितना होगा 64। इसका मतलब क्या है कि अगर पावर ऊपर जा रहा है तो पावर को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यही है ना। तो यहां भी a पावर p पावर q है, तो इसलिए a पावर p q हो गया, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर I इक्वल टू I पावर 3 है ना, I का बार बार पावर 3 होगा, मतलब क्या, I पावर 3, I इक्वल टू I पावर 3। नेक्स्ट में क्या होगा, I इक्वल टू I पावर 3 पावर 3। और नीचे में लिखते हैं थोड़ा बड़ा में, इसको सेपरेट करके। ये पहला में जब हुआ तो सेकंड में क्या होगा, I इक्वल टू I पावर 3 फिर से पावर 3 होगा। नेक्स्ट वाले में फर्स्ट क्या होगा, इनिशियली I पावर 3, सेकंड क्या होगा I पावर 3 पावर 3, उसके बाद क्या होगा I इक्वल टू I पावर 3 पावर 3 पावर 3। ये इंक्रीज करते जाएगा, तो इंक्रीज करते जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I पावर 3 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर देखो a पावर p पावर q को क्या लिखे, a पावर p q लिख सकते हैं। तो जब यहां पर a पावर p q लिख सकते हैं, मतलब कि यहां भी I पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 यहां भी लिख सकते हैं ना, जैसे वहां पर a पावर p q लिखे, तो यहां भी 3 इंटू 3 जब लिखेंगे तो 3 इंटू 3 क्या हुआ, यहां पर देखो 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या हुआ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ही तो हुआ, मतलब कि इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। यहां लिख लो I इक्वल टू I पावर 3 स्क्वायर। यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं I इक्वल टू I पावर 3 पावर 1, 3 पावर होना 3 इंटू 1 3 होगा, यहां 3 स्क्वायर हुआ। अब यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं I इक्वल टू I पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स 3 आया है ना, इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब हो गया, क्यूब ऑफ 3।
मतलब क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I पावर 3 पावर क्यूब, 3 का क्यूब हो गया। अब ये इंक्रीज करते जाएगा, क्या फॉर्मेट लेगा ये, जैसे I पावर 3 पावर 1, I पावर 3 पावर 2, ये 3 पावर 2 है। ये जो यहां ब्रेसेज है ये ऐसा नहीं है, I पावर 3 पावर 2, यहां भी है I पावर 3 पावर 1, यहां भी है I पावर 3 पावर 3। नेक्स्ट क्या होगा, I पावर 3 पावर 4, इसके बाद क्या आएगा I पावर 3 पावर 5। अब ये इंक्रीज कर रहा है, देखो क्या इंक्रीज कर रहा है, 3 का जो पावर है, 3 के पावर में जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5। अब ये कब तक जाएगा, ये तब तक इंक्रीज होगा, 3 का पावर तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू लेस देन इक्वल टू n हो। तो टोटल वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होने के लिए 1, 2, 3 पावर अप टू या सर्टेन लिमिट जाएगा। मान लेते हैं कहां तक गया है अभी नहीं पता है, तो एज्यूम करते हैं अप टू पावर k तक गया। ये जो इंक्रीज कर रहा है पावर, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5, एज्यूम करते हैं कि I पावर 3 पावर k तक गया। k है कोई वेरिएबल है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। 3 पावर k तक गया है, ये क्या है, ये कंडीशन टोटल, ये फाइनल कंडीशन क्या है, I लेस देन इक्वल टू n, मतलब कि I पावर 3 पावर k लेस देन इक्वल टू कितना, n। अब यहां पर जो हम लोग का इक्वेशन है, मेन इक्वेशन यही है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो करेंगे क्या, जैसे लास्ट में हम लोग लिए हैं लॉग लिए हैं दोनों साइड में ना, यहां भी दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग I का इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है ना, लॉग ऑफ 2 पावर नंबर यह है 2 पावर कितना, 3 पावर k इक्वल टू लॉग n करते हैं, लॉग n। लॉग n जब किए हैं, ये देखो यहां से डिवाइड करते हैं, जब लॉग n किए हैं तो यहां क्या हो रहा है, इस साइड में भी लॉग लिए, इस साइड में भी लॉग लिए। यहां का नंबर क्या है, 2 पावर 3 पावर k है, यहां का नंबर क्या है, n है। तो फाइनली हम लोग को करना क्या है, जब लॉग लिए हैं, ये देखो 3 पावर k जो है पावर में, ये तो आएगा फ्रंट में, ये फ्रंट में आएगा ना, तो ये फ्रंट में आएगा तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा, ब्लैक से ही बनाते हैं, ये दिखेगा 3 पावर k log 2 इक्वल टू log n। अब देखो यहां भी लॉग का नंबर ही है, यहां भी लॉग का नंबर है, बेस हम लोग अभी तक नहीं लिए हैं। तो बेस क्या फॉर्मेट में हम लोग लेंगे, कितना बेस लेंगे, हम लोग इतना ही बेस लेंगे जिससे कि यहां जो लॉग से नंबर बन रहा है ये नंबर यूनिटी हो जाए। जैसे ही यूनिटी होगा इसको एलिमिनेट कर देंगे, 1 होगा तो हट जाएगा ये। मतलब कि यहाँ नंबर 2 है तो बेस कितना रहना चाहिए, 1 होने के लिए नंबर और बेस सेम होना चाहिए। मतलब कि इसका बेस भी ले लिए 2, जब इसका बेस 2 लिए तो यहाँ इसका बेस भी कितना लेंगे, 2 लेंगे। मतलब कि यहाँ पर भी 2 था और यहाँ भी बेस में 2 था। अब नंबर और बेस सेम है, मतलब कि इसका log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 हो गया। मतलब कि इक्वेशन हम लोग का अब क्या बना है, अब हम लोग का इक्वेशन बना 3 पावर k इक्वल टू log n बेस 2। अभी का जो प्रेजेंट इक्वेशन है जो इतना आया है, ये क्या फॉर्मेट में दिख रहा है,
जब लास्ट हम लोग i इंटू सम कांस्टेंट कर रहे थे, 2 3 4 5 कुछ भी कर रहे थे, i इंटू कांस्टेंट वाला फॉर्मेट में आ गया है ना, 3 पावर k इक्वल टू समथिंग। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फिर से एक बार और लॉग लेंगे। ये पावर है, पावर को एलिमिनेट करने के लिए लॉग ही लेंगे। तो कैसे लेंगे, अब यहां लेते हैं लॉग 3 पावर k इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या है, लॉग ऑफ लॉग n बेस 2। क्यों, यहां पर पूरे का 3 पावर k का लॉग ले रहे हैं तो यहां भी कंप्लीट इसका लॉग लेना पड़ेगा, मतलब कि लॉग ऑफ दिस टर्म, मतलब लॉग n बेस 2। तो यहां क्या हुआ, 2 टाइम्स लॉग आ रहा है ना। अब इसका बेस फिक्स करना है। ये लॉग का नया जो लॉग लिए हैं इसका बेस कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, सिंपल सोचो, यहां 3 पावर k है ना, तो k तो फ्रंट में आएगा, पावर है तो मतलब कि k यहां चला आया, k यहां से उठकर फ्रंट में आ गया, तो बन गया क्या, k इंटू लॉग 3 इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस 2। यहां का बेस है पता, यहां पर तो एक बेस होना चाहिए ना। यहां का बेस क्या करेंगे, यहां log 3 है, तो अगर बेस भी 3 लेते हैं तो नंबर बेस सेम होगा, वैल्यू 1 आएगा, मतलब कि ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक साइड में बचेगा क्या, k बचेगा केवल। तो इसलिए यहां क्या करेंगे, यहां पर बेस 3 ले लेंगे, तो यहां भी बेस 3 हो गया, मतलब कि log 3 बेस 3 जब यहां पर हुआ तो क्या हुआ, a बन गया वैल्यू 1, तो या इस साइड में क्या बचा, केवल k बचा है। अब इसी टर्म को इसको यहां ऊपर में लिख रहे हैं। ठीक, तो बचा क्या, k इंटू लॉग 3 बेस 3 इक्वल टू लॉग बेस 3 लॉग बेस 2 n। यही बचा ना, देखो लॉग n बेस 2 तो पहले से था ही यहां, और लॉग फिर से जो नया लॉग लिए हैं उसका बेस 3 हो गया। इसका वैल्यू कितना है, यूनिटी है, मतलब कि k इक्वल टू लॉग n। यहां बेस 2 है, यहां बेस 3 है, k का वैल्यू आ गया ना। k का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था ना। k का क्यों करना था, क्योंकि यहां जो पावर इंक्रीमेंट है, k टाइम्स जब पावर इंक्रीज करेगा तब वैल्यू i इक्वल टू n या लेस देन होगा, i लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा। मतलब कि एट लास्ट हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना था। k का वैल्यू कितना आया, k इक्वल टू लॉग n। k का वैल्यू क्या है, लॉग n। समझ रहे हो बात को, फिर से एक बार देखो, हम लोग की ये क्या है, i इक्वल टू i पावर 3 है ना, i इक्वल टू i पावर 3, फिर से 3 का क्यूब होगा, पावर बनेगा 3, तो i पावर 3 होगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, i पावर a, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर यहां पर एक और पावर लेंगे तो 3 इंटू 3, मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 लिखिए तो 3 पावर 2 हो गया, 3 इंटू 3 लिखिए, जब 3 टाइम्स 3 आया तो 3 पावर 3 हो गया। वैसे ही 3 पावर 4, 3 पावर 5 अप टू 3 पावर k, अप टू 3 पावर k। तो यही यहां हुआ, i यहां से स्टार्ट है, फिर लास्ट में स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर गए हम लोग, i 3 पावर k लेस देन इक्वल टू n, इक्वल से कंपेयर करेंगे, लेस देन के फॉर्मेट में आएगा वो, क्योंकि 1 आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। लॉग i का वैल्यू 2 है, 2 पावर 3 पावर k इक्वल टू लॉग n बेस 2। यहां भी बेस 2 लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि इसके अगले स्टेप में जब हम लोग 3 पावर k को पहले लाए थे, 3 पावर k को पहले लाए, मल्टीप्लाई किए इनटू log 2 बचा था, यहां log n था। log 2 को एलिमिनेट करने के लिए नंबर यहां 2 है तो बेस भी 2 ही लेना होगा, तो यहां नंबर 2 था, बेस भी 2 लिए, सेम इस साइड भी लेना होगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड लिए वही राइट हैंड साइड भी होना चाहिए, मतलब कि यहाँ का भी बेस 2 ले लिए, log n बेस 2 आ गया, 3 पावर k इक्वल टू log n बेस 2, 3 पावर k इक्वल टू log n बेस 2 आ गया। अब 3 पावर k अभी भी है, k अभी भी पावर में है, हम लोग को चाहिए k का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे फिर से एक बार log लिए यहाँ पर, log ऑफ 3 पावर k लिए, k पहले चला आया पावर में है इसलिए, यहाँ log ऑफ दिस टर्म हो गया, ए टर्म log n बेस 2 का log लिए फिर से, k तो पहले चला आया यहाँ पर भी ना, k फिर से पहले आया ना, तो यहाँ नंबर 3 है तो बेस भी 3 लिए, जो ए साइड में लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे वो राइट हैंड साइड में भी लेना होगा, बेस 3 मतलब log n, k इक्वल टू log n हो गया। ठीक, अब एक चीज यहां नोटिस करो क्या, अब यहां log 2 टाइम्स है, पहले वाले में क्या था, जब i इंटू सम कांस्टेंट करते हैं, i इंटू 2, i इंटू 3, i इंटू 4 कुछ भी करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, जो आंसर आ रहा था k का वैल्यू आ रहा था, लूप काउंट बोल सकते हैं इसको, वो कितना आ रहा था, log n, एक ही log आ रहा था जब सिंपल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए। लेकिन जब पावर में चेंज हो रहा है, जब पावर में बढ़ाए तो 2 टाइम्स log आ रहा है, पावर में बढ़ाए तो 2 टाइम्स log आ रहा है। अब समझो कोई नंबर है, कोई नंबर n है, अगर कोई भी नंबर है तो एक इसको log लिए, log ऑफ n लिए तो क्या होगा, log ऑफ n जब लिए हैं तो क्या होगा, n से छोटा होगा ना, n से छोटा ही होगा ना, log लेंगे, log लेने पर कोई नंबर छोटा होगा, डिक्रीज करेगा, तो फिर से इस नंबर को अगर log लेते हैं, log ऑफ log n अगर करते हैं और भी छोटा हुआ, मतलब कि k का जो यहां वैल्यू आया है ये पिछले वाले log n से छोटा है। क्यों छोटा ऐसा आ रहा है, इसका रीजन यही है कि पहले हम लोग कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम लोग i को ही, i के पावर चेंज हो रहा है, पहले i इंटू सम कांस्टेंट था, कांस्टेंट का पावर चेंज हो रहा है पिछले वाले में। जैसे पिछले वाले में क्या था, i इक्वल टू i इंटू 3, तो यहां पर जो चेंज हो रहा है 3, 4, 5 i इंटू के फॉर्मेट में चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई करके, यहां क्या है, पावर ही चेंज हो रहा है बार बार। यहां पर क्या था, i इंटू 3 पावर k बनता था, और यहां क्या है, i इक्वल टू i इंटू i पावर 3 पावर k, इसका पावर ही चेंज हो रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या है, बहुत जल्दी ये नंबर ग्रो करेगा। तो जब 2 से n की ओर जाना है, जितना ज्यादा स्पीड में हम लोग चेंज करेंगे, ज्यादा स्पीड होगा, डिस्टेंस कवर में टाइम कम लगेगा। तो स्पीड यहां पर n को अप्रोच करने का स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गया है, मतलब क्या है, टाइम कम लगेगा। k क्या बता रहा है, k टाइम ही तो बता रहा है, नंबर ऑफ लूप काउंट है, लूप में अगर एक लूप में एक बार स्टेटमेंट को रन करने में अगर यूनिट टाइम लग रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ लूप्स होगा, तो जितना नंबर ऑफ लूप्स उतना k का काउंट वैल्यू, मतलब ज्यादा स्पीड में अगर जाएंगे तो, ज्यादा स्पीड में अगर 2 से n की ओर जाएंगे टाइम कम लगेगा, इसलिए डबल लॉग यहां आया है। लेकिन फिर एक और चीज नोटिस करोगे क्या, कि यहां पर एक लॉग का बेस 2 है, एक लॉग का बेस 3 है, एक कैसे समझेंगे, कैसे याद रहेगा ये चीज, बेस भी तो चेंज है ना, बाद में मान लो कुछ और बेस आ जाए, तो ये कैसे समझेंगे, सिंपल लॉजिक जानो कि a2 कब आया था, ये जो 2 है, a2 वैल्यू है, आया कब था, a2 वैल्यू देखो कब आया है, हम लोग क्या किए हैं, log 2 पावर 3 पावर k है, उसमें 3 पावर k तो कंप्लीट इस साइड में आ गया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो बचा क्या 2, a2 कहां से आया था, a2 था i का इनिशियल वैल्यू है, यहां जो 2 है, ये जो 2 है ये i का इनिशियल वैल्यू है, तो इस 2 को ही खत्म करने के लिए बेस 2 लिए है ना, ये 2 को ही खत्म करने के लिए बेस 2 लिए है ना,
इसका मतलब क्या है, यहां पर बेस 2 देखो यहां दिख रहा है ना, मतलब कि यहां पर जो बेस होगा, यहां जो बेस होगा जो कौन सा होगा, आई का इनिशियल वैल्यू जो होगा, आई का इनिशियल वैल्यू है जो बेस बनकर पहले आएगा, इंटरनल रहेगा, ये अंदर वाले लॉग में इंटरनल लॉग में रहेगा, और आउटर लॉग जो रहेगा यहां पर 3 है। ये कैसे आया होगा, देखो 3 को एलिमिनेट किए हैं, 3 पावर के है, फिर से एक बार जब लॉग लिए हैं तो लॉग 3 बेस 3 लिए हैं एलिमिनेट करने के लिए। मतलब क्या है कि 3 पावर के है ना, तो पावर में जो फैक्टर है ये आउटर में रहेगा, मतलब कि ये इनर लॉग बेस होगा, और ये पावर वाला क्या रहेगा, आउटर लॉग बेस। समझ रहे हो? अब यहां पर मान लो कुछ चेंजिंग कर दिया जाए, क्या चेंजिंग, मान लो यहां पर 2 की जगह पर 2 नहीं है 5 है, ठीक, यहां पावर में क्या है 8 है। अब बिना ये सब किए डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो भाई पावर में है मतलब कि लॉग के फॉर्म में 2 बार लॉग आएगा, ठीक। तो इसको जब लिखेंगे तो पहले तो लिखेंगे लॉग n। अब हम लोग को बेस डिफाइन करना है, कहां पर कौन सा बेस होगा, तो क्या देखेंगे, इनिशियलाइज कहां हुआ, i इक्वल टू 5 है, तो i इक्वल टू 5 है तो ये 5 कहां जाएगा, ये 5 अंदर वाले लॉग में जाएगा, मतलब कि यहां 5 हो गया, और यहां पावर क्या है 8 है, तो पावर 8 जब है तो ये कहां पर आएगा, ये बाहर वाले लॉग में आएगा, लॉग n हो गया, बन गया ना। मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सा मीनिंग है, जो इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो अंदर लॉग में दिखेगा, और जो पावर में चेंजिंग ला रहे हैं, जो पावर में चेंजिंग आ रहा है वो वैल्यू आउटर लॉग में दिखेगा। बस यही है इतना। अब पावर को इंक्रीज कर रहे थे ना, पावर को इंक्रीज कर रहे थे ना, अब पावर को डिक्रीज भी करेंगे तब क्या होगा वो देख लेते हैं। पावर को जब इंक्रीज कर रहे थे, पावर 3 पावर 4 बढ़ते जा रहा था, जब 3 है 3 का पावर बढ़ते जा रहा है, अब डिक्रीज करने पर क्या होगा, एक क्वेश्चन वैसा देख लो, अब समझ गए हो, कुछ अगर डाउट है इसको फिर से एक बार देख लो, समझ जाओगे, क्योंकि 2 बार बताए हैं और आसान ही है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। लास्ट वाले से थोड़ा सा चेंजिंग है, तो थोड़ा तो चेंजिंग आएगा ही, चेंजिंग है इसलिए तो बताइए, क्वेश्चन चेंज नहीं रहता तो एक ही क्वेश्चन को क्यों बताएंगे 2 बार। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना देखना है उसमें कुछ ना कुछ नया सीखना है, बस पर्पस यही है हम लोग का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो लॉग को जिस तरीके से इंक्रीज कर रहे थे हम लोग, वैसे ही अब क्या करेंगे, जो वैल्यू है पावर में इंक्रीज कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, पावर को डिक्रीज करने वाला देखेंगे। तो डिक्रीज करने का मीनिंग क्या हुआ, जो पावर होगा जो फ्रैक्शन में होगा 1 से लेस होगा, डिक्रीज तभी होगा ना, 1 से ज्यादा पावर अगर किसी नंबर का कर दो, जैसे 2 पावर 2 कर दो, क्या होगा 2 से ज्यादा होगा, 2 पावर 3 करो, 3.5 करो, कुछ भी कर लो, 2 का पावर में अगर 1 से ज्यादा 1.2 ही कर लो, 2 का पावर है, मान लो एक नंबर 2 है, 2 का पावर 1.2 करो, या 2 पावर 2 करो, या 2 पावर 5 करो, या 2 पावर 5.6 करो, कुछ भी करो, 1 से ज्यादा पावर होगा, मतलब कि ये टोटल नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम चाहते हैं डिक्रीज करना, डिक्रीज क्यों करना चाहते हैं, अभी हम लोग 2 से n की ओर गए थे ना, अभी हम लोग 2 से कहां गए थे, n की ओर गए थे, कैसे, 2 पावर 3 पावर के इस फॉर्मेट में, पावर में 3 था। अब हम लोग चाहते हैं n से
अब हम लोग चाहते हैं n से 2 की ओर आना। ठीक, तो n से 2 की ओर आने का क्या फॉर्मेट हो सकता है? जब पावर को इंक्रीज करेंगे तब तो इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? डिक्रीज करने के लिए पावर 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा कैसे लेंगे? जैसे 2 पावर 0.6, ये 2 से छोटा वैल्यू देगा, या फिर 2 पावर 0.5, ये क्या होगा? 2 से छोटा वैल्यू देगा। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 6 डिवाइडेड बाई डेसिमल है 10, 6/10 हो गया ना। यहाँ पर भी क्या हो गया? 0.5 है तो 5 डिवाइडेड बाई 10, 1/2 जो भी है फ्रैक्शन, मतलब कि 1 से छोटा फ्रैक्शन लेना है यहाँ पर। तो 1 से छोटा फ्रैक्शन लेना है जब यहाँ पर, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट क्या होगा? जो भी पावर में रहेगा, जो पावर का वैल्यू होगा, वो बार बार डिक्रीज करेगा। मतलब क्या? यहां होगा, अगर 1/3 लेते हैं पावर, तो 1/3 का पावर 1/3 बार बार बनते जाएगा। तो 1/3 2 पावर 1/3 है, और इसका पावर अगर 1/3 है, देखो 2 पावर 1/3 है, फिर पावर 1/3 है, तो क्या बोले थे अभी कि पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, 1/3 इंटू 1/3, देखो 1/3 इंटू 1/3। इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 1/3 कितना बार आया है? स्क्वायर टाइम्स आया है, 2 बार आया है, तो यहां टोटल में 2 लिख दो, या फिर इसका एक और फॉर्मेट क्या लिख सकते हो? 2 पावर 1/3 पावर 2, या तो टोटल में लिख दो पावर 2, या फिर नीचे में केवल लिखेंगे पावर 2। बात एक ही है, क्योंकि 1 का तो पावर कितना भी लो 1 ही होगा, तो नीचे वाला ही, तो जो 1 के बाद में जो डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा वही तो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर फ्रैक्शन को बार बार छोटा करना है, मतलब क्या है? डिनोमिनेटर को बढ़ाना है। न्यूमरेटर सेम रहेगा, अगर न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज कर रहा था। न्यूमरेटर को क्या है? 3 पावर के, इसको 3/1 पावर के भी तो लिख सकते थे। देखो न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है? 1/3 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर नीचे में बन गया, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं बार बार, मतलब कि फ्रैक्शन छोटा हो गए। इसके लिए एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, लेकिन एक चीज याद करो, क्या बताए थे जब इंक्रीमेंट वाला बता रहे थे? 1 to n जाओ +1 करके, या फिर n to 1 आओ -1 करके, दोनों में टाइम कितना लगेगा? सेम लगेगा। अगर दो डिस्टेंस है a और b है, 50 km अपार्ट है, तो किसी पर्टिकुलर स्पीड से, मान लो 10 के स्पीड से a to b जाओ या b to a आओ, सेम ही टाइम लगेगा। तो क्यों? क्योंकि स्पीड भी कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो 1 to n जितना दूर है उतना ही n to 1 भी है। सेम स्पीड से या तो इंक्रीज करके n को अप्रोच करें या फिर 1 को अप्रोच करें, टाइम तो सेम ही आना है। मतलब क्या है? पावर को सेम स्पीड से इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, वैल्यू सेम आएगा। कौन सा वैल्यू? k का वैल्यू सेम आएगा। नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप का रिपीटेशन होगा वो सेम रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक प्रोग्राम लिखते हैं। क्या है? while n greater than equal to 2, यहां लिख लो, मेन भी लिख लेते हैं। while के अंदर में क्या है? n इक्वल टू n पावर 1/3, n इक्वल टू n पावर 1/3, ये है while लूप के अंदर है। ये है क्या? while लूप के अंदर में है।
तो n इक्वल टू n पावर 1/3 है ना। अब एक ऐसा फॉर्मेट दिखेगा हम लोग को, अब ये दिखेगा हम लोग को n पावर 1/3, उसके बाद क्या होगा n पावर 1/3 स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा n पावर 1/3 क्यूब, उसके बाद क्या होगा n पावर 1/3 पावर 4। ये इंक्रीज करते जाएगा। ये जो टर्म देखो चेंज हो रहा है, n तो नहीं चेंज हो रहा है ना, n का पावर में है, n का पावर ही बार बार चेंज हो रहा है। देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, n का पावर चेंज हो रहा है लेकिन पावर डिक्रीज कर रहा है। 1/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को क्या होगा 1/9 लिख सकते हैं। तो सिंपल देखो 1/3 एक है, एक 1/9 है, डिनोमिनेटर यहां ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि पावर डिक्रीज कर रहा है। पावर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग n टू 2 जा रहे हैं। देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n से स्टार्ट किया है, n से स्टार्ट किए हैं 2 की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो फॉर्मेट है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, n पावर 1/3, n पावर 1/3 स्क्वायर, n पावर 1/3 क्यूब, n पावर 1/3 4, 3 पावर 4। इसका मतलब ये जाते जाते क्या बनेगा, ये जाते जाते क्या बनेगा, n पावर 1/3 पावर k, यही फॉर्मेट लेगा ना। देखो 3 का पावर ही तो बढ़ रहा है, 3 का पावर ही बढ़ रहा था ना, यहां पर 3 पावर 1 है, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, यहां 3 पावर k बढ़ेगा अप टू पावर k। ये किसके इक्वल होगा, एक रुकेगा कब, ये जो k इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 k, ये रुकेगा कब, जब ये स्टेटमेंट के इक्वल आ जाए, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहे, उस टाइम में रुककर ये व्हाइल लूप से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। एक कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जैसे ही फॉल्स होगा, लूप के बाहर आएगा ना। मतलब कि जब तक ये फॉल्स नहीं होगा, व्हाइल लूप का जान लो यही है, यहां जो भी कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक इसको रिपीट करवाएगा। ये फॉल्स होगा बाहर आएगा, ये समझ रहे हो। तो जैसे ही फॉल्स कब होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ना रहे, मतलब कि 2 से छोटा हो जाए n। यहां पर क्या है, n 2 से बड़ा ही चाहिए, या बड़ा रहे या इक्वल रहे। जब 2 से छोटा होगा तब लूप के बाहर आ जाएगा। छोटा तो होना ही होना है, क्यों, क्योंकि पावर बार बार डिक्रीज कर रहा है, पावर बार बार डिक्रीज कर रहा है। यहां पर क्या है 1/3, 1/9, 1/27, ये डिक्रीज कर रहा है, 1/81 डिक्रीज कर रहा है पावर। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें 2 से छोटा ये वैल्यू n का हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको किससे कंपेयर करेंगे, n पावर 1/3 पावर k, इसको लिखते हैं यहां पर n पावर 1/3 पावर k क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हम लोग का इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो k का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, फिर से यहां क्या करेंगे, वही जो पहले करते आए हैं, लॉग लेंगे। तो लॉग लेते हैं इसका, तो क्या होगा, लॉग ऑफ n पावर 1/3 पावर k इक्वल टू लॉग, ग्रेटर देन हटा रहे हैं, इक्वल टू लिख रहे हैं, इक्वल ग्रेटर, बस एक का ही डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऑफ 2, अब लॉग ऑफ 2 ले लिए हैं, हम लोग के पास में एक लॉग n वाला टर्म भी है ना, और लॉग 2 लॉग का टर्म नहीं चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, सिंगल लॉग का टर्म चाहिए। तो लॉग 2 वाला टर्म को क्या चाहेंगे हम लोग, कि एलिमिनेट हो जाए, इसका वैल्यू यूनिटी हो जाए। इसके वैल्यू को यूनिटी करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर है वही बेस लेंगे, इसका वैल्यू यूनिटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि यहां पर हम लोग क्या बेस ले लिए, यहां पर बेस ले लिए 2, नंबर और बेस सेम है, ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो यहां पर जब बेस 2 लिए हैं तो यहां भी तो बेस 2 लेना होगा, बेस 2 दोनों साइड में लेना होगा, LHS और RHS। अब क्या करेंगे, 1/3 पावर के है, log लिए हैं तो क्या होगा, a पावर है तो a पावर उठकर इस साइड में चला आएगा। मतलब कि इक्वेशन क्या बन गया है हम लोग का, 1/3 पावर के इंटू log n बेस 2 इक्वल टू 1। ये तो 1 है, मतलब कि अब हम लोग का इक्वेशन बन गया है ऐसा। अब ऐसा इक्वेशन बना है तो क्या करेंगे, 1/3 पावर के है ना, 3 पावर के नीचे में है ना, इक्वल टू के इस साइड लेकर जा सकते हैं हम लोग। सिंपल देखो ऐसे P इंटू 1/Q इक्वल टू 1 है, Q को हम लोग इस साइड लेकर जा सकते हैं ना, Q को लेकर जा सकते हैं, बस वही किए हम लोग। log n बेस 2 है, नीचे में 3 पावर के है, 3 पावर के को क्या करेंगे हम लोग इस साइड में लेकर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, a बनेगा log n बेस 2 इक्वल टू 3 पावर k, यही बन गया ना, 3 पावर k को उस साइड में लेकर गए, log n बेस 2 इक्वल टू 3 पावर k। अब क्या करेंगे, अब फिर से एक बार log लेंगे, क्योंकि k क्या है 3 की पावर में है, फिर से एक बार log लेंगे, log लेंगे तो क्या बन जाएगा, log ऑफ log n बेस 2 इक्वल टू log ऑफ 3 पावर k, यही बनेगा। log ऑफ दिस टर्म log n बेस 2 इक्वल टू log ऑफ 3 पावर k। तो 3 पावर k जब यहाँ है, मतलब कि k यहाँ जो पावर में है फिर से आकर मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ log के पहले चला आएगा ना, तो ये बनेगा क्या, log ऑफ log n बेस 2 इक्वल टू k इंटू log 3 बच गया केवल, k इस साइड चलाया, k इंटू log 3, यही इक्वेशन बना हम लोग का अभी। अब क्या है इसमें, log n को हटा सकते हैं क्या सॉरी, log n को हम लोग हटा सकते हैं क्या, तो log n को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि n के टर्म में ही तो हम लोग को चाहिए, आउटपुट जो चाहिए n के टर्म में चाहिए, तो हम लोग क्या हटा सकते हैं, log 3 वाला टर्म को हटा सकते हैं। तो log 3 हटाने के लिए, नंबर जब 3 है तो बेस कितना होगा, ये नंबर जब 3 है तो बेस कितना लेना होगा हम लोग को, बेस 3 लेना होगा। मतलब कि log 3 बेस 3, नंबर बेस सेम है तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। तो इस साइड में क्या बच गया, केवल रिमेनिंग क्या है, k है। तो मतलब कि अब हम लोग का फाइनल आउटपुट k का वैल्यू क्या आ गया, अब आ गया k का वैल्यू आ गया। अब यहां पर जब बेस 3 लिए हैं तो यहां भी तो बेस 3 होगा, दोनों साइड में सेम ही बेस लेंगे, तो अब हो गया log, इसका क्या है बेस 3 है, इसका नंबर क्या है log n, इसका बेस 2 है। मतलब कि k इक्वल टू log n आ गया ना, k इक्वल टू log n आ गया ना। अब इसको यहां लिखते हैं, k इक्वल टू log n, अंदर वाला बेस कितना है, अंदर का बेस कितना है 2 है, अंदर का बेस 2 हो गया, आउटर बेस कितना है log का 3 है, मतलब कि आउटर log का बेस 3 है। k इक्वल टू log n आ गया ना, अभी लास्ट वाले में ही आया था ना, log n ही तो आया था। ये तो जान ही रहे थे हम लोग कि n से 2 जाओ या 2 से n जाओ, बात एक ही है अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो अब यहां पर देखो कौन सा आउटर है कौन सा इनर है, तो क्या है, जहां तक हम लोग आ रहे हैं लास्ट कंपैरिजन जो n का जहां पर है वो क्या होगा, अंदर के लूप में रहेगा, और जो आउटर में है पावर वाला जो है, जो पावर यहाँ है 3 है, 1/3 आ रहा है, इसमें 3 है, 3 में तो चेंजिंग आ रहा है डिनोमिनेटर में, चेंजिंग यहाँ पर पावर k कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का ही तो चेंजिंग है ना,
देखो 1/3 पावर 2 हो, 1/3 पावर 3 हो, 1/3 पावर 4, चेंजिंग तो यहाँ ही है ना, मतलब कि ये 3 है जो आउटर वाले लॉग का बेस होगा। ठीक, अगर इंक्रीजिंग पावर है, पावर अगर इंक्रीज कर रहा है, 1 से ज्यादा अगर पावर है, उसका इंक्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं पावर का, उस केस में क्या है, जहां से आई का वैल्यू स्टार्ट किए हैं वो यहां पर बेस बन जाएगा, और जब पावर 1 से छोटा है, 1 से छोटा पावर का मतलब क्या हो गया, n से 2 की ओर आ रहे हैं, उस केस में क्या होगा, जहां पर n का कंपैरिजन है वो बन जाएगा। सिंपल देखना है क्या, पहले वाले में क्या था, यहां लिखा था ना i = 2 लिखा था ना, मतलब कि जिस कांस्टेंट से कंपेयर कर रहे हैं, जब मतलब 2 to n जाने में, 2 to n जब जा रहे थे हम लोग, तब i = 2 था, वो अंदर वाले लॉग का बेस रहेगा, और जब n to 2 जा रहे हैं तो n को 2 से ही कंपेयर कर रहे हैं, > 2 है। जिस नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, जिस कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट अंदर वाले लॉग का बेस होगा। जो कांस्टेंट से कंपेयर कर रहे हैं वो कांस्टेंट अंदर वाले लॉग का बेस होगा, और पावर का जो फैक्टर है वो आएगा आउटर लॉग में। समझ रहे हो बात? बस यही है इसमें। इसको फॉर लूप वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लास्ट में जो इंक्रीमेंट है वहां पर कर देंगे क्या, i = i पावर 1/3, लास्ट जो है जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसमें एक कर देंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, स्टार्टिंग का i = n i > 2, ये हो गया फॉर लूप का। सेम ही है, लूप कोई भी हो, फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो, सेम आएगा। एक बार इसको देख लो अच्छे से। इसको अच्छे से देखो एक बार। पानी यहां रखा ही नहीं था आज। हर छोटा छोटा चीज को समझ लेना है इस तरीके से, ताकि एक जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग बन जाए, पूरा कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए ये चीज कि कैसे कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। और इससे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ दे ही नहीं सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है इसमें क्या, जो मल्टीपल फॉर्मेट को क्या है, एक ही सेम क्वेश्चन में लेकर चला है। जैसे क्या, स्टार्टिंग में क्या देखे थे, इंक्रीमेंट था i ++ i -, फिर क्या था i × समथिंग, फिर क्या है, पावर है i पावर या n पावर समथिंग। ये तीनों को एक किया जा सकता है कि मिक्स कर दिया जाए। सेम क्वेश्चन में ही इसको मिक्स किया जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं कि सबको जब मिक्स करेंगे तब क्या होगा। एक चीज याद रखना
कि सबको मिक्स करने का मतलब क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंट लूप होगा, जो इंडिपेंडेंट लूप होगा उसका नंबर ऑफ जो लूप काउंट होगा, या फिर जो के का वैल्यू बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट लूप, जो इंडिविजुअल लूप है इंडिपेंडेंट है वो ऐड होगा, और जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंट है वो मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ में आया? अभी क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन में, इसलिए तो क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में अभी यही चीज बताएंगे। सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। 7 लास्ट था ना, 8 करते हैं इस बार। इस बार थोड़ा सा बड़ा करते, चलो इतना में हो जाएगा ऐसे हम लोग का मेन। अब इसके अंदर में एक फॉर लूप लेते हैं हम लोग। क्या है? i इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। स्टेटमेंट 1 है यहां, या फिर कंसेक्यूटिव लेते हैं। स्पेस कम है तो स्पेस कम का क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर का ही यूज करते हैं। यहां स्टेटमेंट ना लेकर यहां पर एक लूप लेते हैं। फॉर i इक्वल टू j ले लेते हैं, j इक्वल टू 2, j लेस देन इक्वल टू n j इक्वल टू j इंटू 3। इसके अंदर में एक और लूप लेते हैं। फॉर के लिखते हैं यहां, के इक्वल टू n के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 k इक्वल टू k पावर 1/3। ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक। अब किस तरीके से काम करेगा ये सोचो। यहां पर अच्छे से देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं क्या मेन। इसके अंदर में क्या है, फॉर लूप है। फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर में फिर से फॉर लूप है, इसके अंदर में है। मतलब कि पहले वाले फॉर लूप पर ये पूरा लूप डिपेंड करेगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड कर रहा है ना इस पर, पहले वाले पर। ये अंदर में जो भी लिखा हो, कि ये अंदर में जो लिखा है ए ब्रैकेट के अंदर में यहां से जो यहां तक लिखा है,
यहां से जो यहां तक लिखा है ये पूरा डिपेंड कर रहा है ना, इस लूप के अंदर में है ना। ये फॉर लूप के लिए पूरा स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट में भी लूप है, अलग बात है, लेकिन ये फॉर लूप के लिए, इसके लिए ये पूरा तो स्टेटमेंट है। फिर इसके अंदर में क्या है, तो इसके लिए जब यह स्टेटमेंट है तो ये पूरा स्टेटमेंट कितना बार रन करेगा। अभी अंदर वाले फॉर लूप को छोड़ देते हैं, ये फॉर लूप को छोड़ देते हैं। अभी यहां पर जो है ये फॉर लूप के लिए यहां से लेकर यहां तक तो पूरा स्टेटमेंट है। ये फॉर लूप तो देख रहा है कि मेरे अंदर में इतना स्टेटमेंट है, तो इस लूप के चलते ये पूरा स्टेटमेंट कितना टाइम्स रन करेगा। तो कितना टाइम्स रन करेगा, यहां पर i प्लस प्लस है ना, i इक्वल टू 2 है ना, अप टू n है ना, तो 2 से क्या होगा 2 3 4 5 अप टू n जाएगा। मतलब कि इसके चलते कितना बार रन करेगा, ये पूरा स्टेटमेंट n टाइम्स रन करेगा, n टाइम्स रन करेगा। n ही हुआ ना, देखो 2 है, 2 से n जाओ, प्लस प्लस एक एक बढ़ाते जाओ, 2 3 4 5 अप टू n, मतलब कि n टाइम्स रन किया। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आएंगे तो क्या दिखेगा, फॉर j इक्वल टू 2 j लेस देन इक्वल टू n j इक्वल टू j इंटू 3। अब ये अंदर वाले स्टेटमेंट है, जो फॉर लूप है, इसके अंदर में जो यहां से लेकर यहां तक है ये तो पूरा स्टेटमेंट जैसा है। इस फॉर लूप को भी भूल जाना है, इस फॉर लूप के लिए ये तो पूरा स्टेटमेंट है ना, तो इस फॉर लूप के लिए पूरा स्टेटमेंट कितना टाइम्स रन करेगा। ये फॉर लूप के लिए ये पूरा स्टेटमेंट कितना टाइम रन करेगा, जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा। कैसे निकालते थे हम लोग, j इंटू 3 है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक बार लॉग होता था, याद करो, जब कांस्टेंट से करेंगे तो एक बार लॉग होगा, जब पावर में रहता था तब 2 बार लॉग होता था। तो मतलब इसके चलते कितना रिपीटेशन होगा इंटरनल लूप का, ये पूरे स्टेटमेंट अगर ट्रीट करते हैं तो इस फॉर लूप के चलते क्या इफेक्ट आने वाला है, ये फॉर लूप कितना टाइम्स रन करवाएगा, 2 से n तक जाना है, इंटू 3 करना है, बार बार इंटू 3 करना है। मतलब क्या होगा, j का वैल्यू कितना है 2, j का वैल्यू 2 है ना, 2 पावर कितना है, j का वैल्यू, इसको फाइंड आउट करते हैं ऐसे भी, j का वैल्यू 2 है ना, 2 इंटू कितना है 3, 2 इंटू 3 पावर के, ये 2 को 1 2 ये मान लो 1 होता, ये कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे 2 को, इंटू 3 पावर के लेस देन इक्वल टू n, इक्वल टू n किए, ये तो एक कांस्टेंट है, इसको हटा सकते हैं, पावर वाले को नहीं हटाया जाता है, इंटरनली नीचे का हटा सकते हैं हम लोग, या फिर इसको यहाँ 2 है ना, यहाँ भी ले लेते हैं 2, क्या फर्क पड़ता है, या फिर इसको n/2 कर ले, कुछ भी कर ले। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 पावर क्या है ना, लॉग लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, इसको लेंगे, जब लॉग लेंगे तो लॉग 3 पावर के इक्वल टू लॉग n, यही बन गया ना। k का वैल्यू क्या आ गया, k इक्वल टू लॉग n बेस 3। मतलब कि इसके चलते जो बनेगा क्या होगा, log n बेस 3। अब ये 2 है, एक बार 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ, इसका नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि यहाँ log लें कुछ कांस्टेंट ही बचेगा। कैसे बचेगा, a इंटू बी के फॉर्म में है, a इंटू बी, log ऑफ a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b। जब log ऑफ a इंटू बी, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं log a प्लस log b, यही लिखेंगे ना। तो log a प्लस log b है, तो यहाँ क्या होगा, log 3 पावर k प्लस में log 2 रहेगा, एक यहाँ पर मान लो प्लस में log 2 रहता, यहाँ पर तो बेस 3 लेना है ना,
के जब यहां पर आया तो इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए, के जब यहां पर आया तो इस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए बेस 3 लेंगे। यहां पे बेस 3 होगा, यहां पे बेस 3 होगा, log 2 बेस 3 कुछ कांस्टेंट रहा, क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब कि एक कांस्टेंट को हटा दिए तो बचा क्या, k इक्वल टू log n बेस 3, log n बेस 3। इस लूप के चलते जो इफेक्ट आएगा, जो क्या बचा, log n बेस 3। ये सब कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, यहाँ 2 रहे, 5 रहे, 10 ही क्यों ना रहे, 50 रहे, 100 ही क्यों ना रहे, वो कांस्टेंट बन के हट जाएगा। अगर 100 होगा तो log 100 बेस 3 बनेगा, एक कांस्टेंट ही तो बनेगा वहां भी, वो हट जाएगा। तो कांस्टेंट तो हम लोग देखेंगे नहीं, क्यों नहीं देखेंगे, प्रायोरी एनालिसिस है, प्रायोरी में कांस्टेंट को छोड़ देते हैं। तो इस ये फॉर लूप है, इस लूप के चलते क्या आएगा, log n बेस 3 टाइम ये पूरा स्टेटमेंट रन करेगा। ये फॉर लूप के चलते पूरा स्टेटमेंट n टाइम्स रन कर रहा है, ये पूरा। इस फॉर लूप के चलते ये पूरा, यहां पर लिख लो 1 2। फर्स्ट फॉर लूप के चलते सेकेंड लूप n टाइम्स रन कर रहा है, सेकेंड लूप के चलते थर्ड जो लूप है वो कितना टाइम्स रन कर रहा है, log n बेस 3 टाइम्स। अब थर्ड लूप को हम लोग देखते हैं। थर्ड लूप में क्या है, k इक्वल टू n, k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, k इक्वल टू k पावर ओवर बाई 3। इस फॉर्म में रहने पर क्या करते थे, इसे कॉम्प्लेक्सिटी k का वैल्यू क्या आता था, मान लो पावर में लेते थे तो क्या आता था हम लोग का, इसके चलते अभी जस्ट बिफोर बताए हैं क्वेश्चन में क्या था, log n। अंदर वाले log का बेस कितना होता था, जिससे कंपेयर करते थे हम लोग। अंदर वाले log का बेस कितना रहेगा, जिस नंबर से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, मतलब कि इसका बेस हो गया 2। फिर यहां पावर है, या आउटर में क्या होगा, जो पावर में नंबर है अदर देन 1/3 है ना, तो 1 में तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं, 3 है, मतलब कि यहां का बेस हो गया 3। मतलब कि log n टाइम्स थर्ड लूप के चलते ये स्टेटमेंट रन करेगा। समझ रहे हो बात। तो यहां पर देखो, फर्स्ट लूप के चलते सेकेंड लूप n टाइम्स रन किया है, सेकेंड के चलते थर्ड लूप log n टाइम्स रन किया है, और थर्ड के चलते स्टेटमेंट log n टाइम्स रन किया है। मतलब कि ओवरऑल स्टेटमेंट कितना रन किया है, ओवरऑल ये स्टेटमेंट कितना रन किया, तो सब लूप है क्या, एक पर दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। इसके चलते ये लूप रन कर रहा है, इसके चलते ये लूप रन कर रहा है। तो डिपेंडेंट रहे तो क्या करेंगे, डिपेंडेंट रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि तीनों ही कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा हम लोग का, आंसर क्या बनेगा, n इंटू log n बेस 3 इंटू log n log n। ए बेस लिख लेते हैं, बेस नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, n इंटू log n इंटू log n, इतना कर लोगे। अब बेस ऐसे अगर रहे ज्यादा प्रिसाइजली दिया हुआ है ऑप्शन में तो बेस भी लिख ले। बेस कैसे लिखना है बता ही दिए हैं, मतलब कि ए इसका क्या हो गया, ए बन गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक कैसे हुआ, जब डिपेंडेंट है, एक लूप दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। मान लो इसके पहले एक और लूप रहता, मान लेते हैं कि मेन यहां से नहीं शुरू है, मेन और ऊपर से शुरू रहता, मेन यहां रहता, ठीक, मेन यहां से शुरू है, ये ऊपर की ओर है, यहां पर एक और लूप रहता फॉर i इक्वल टू n, i ग्रेटर देन इक्वल टू 2, i इक्वल टू i/3। अगर ऐसा रहता, इस लूप का ऐसे क्लोजिंग होता। मान लो यहां पर एक स्टेटमेंट है,
यहां पर एक स्टेटमेंट है अगर। तो अब देखो ए फॉर लूप पर ए फॉर लूप डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ए फॉर लूप यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां ही एंड हो गया। यहां ए फॉर लूप यहां से स्टार्ट हुआ, यहां ही एंड हो गया। मतलब कि ये लूप के बाहर आते हैं तब ना नया फॉर लूप मिलता है, जबकि नीचे वाले केस में ऐसा नहीं है। देखो ये फॉर लूप यहां से स्टार्ट तो हुआ है, अभी एंड नहीं हुआ था, नया लूप आ गया है। एंड कहाँ है? देखो यहां आकर एंड हो रहा है। तो जो लूप के अंदर में रहेगा वो कंप्लीट को एंड टाइम से रन करवाया, जबकि यहां नहीं है। ए लूप से, इस लूप से बाकी सब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट यहाँ होता है फिर यहाँ एंड हो जाता है। मतलब कि इसका अगर टाइम देखते हैं तो इसका टाइम क्या हुआ? इसका टाइम क्या होगा? i इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एन से 2 पर आना है, बार बार डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3। मतलब क्या है? log n होगा। इसका क्या होगा? log n, जिससे डिवाइड कर रहे हैं नंबर से, बेस बन जाएगा वो log n बेस 3। ये log n बेस 3 हुआ, लेकिन इसमें log n बेस 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस नंबर में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सब में इसको ये तीनों को जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, ये तीनों को जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले लूप से बाकी सब लूप पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। पहला लूप अपना इंडिविजुअली रन कर रहा है। तो जब इंडिविजुअली रन कर रहा है मतलब क्या है? कि इंडिपेंडेंट है। जब इंडिविजुअली रन कर रहा है मतलब कि इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा? log n बेस 3 क्या होगा? ए वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये टोटल जो आया है इसमें ऐड हो जाएगा, ये टोटल में ऐड हो जाएगा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा। मतलब क्या है कि इसमें प्लस log n बेस कितना है? बेस 3 ऐड हो गया, बस इसमें क्या है? ऐड हो गया। अब उसको छोड़ भी सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? देखो यहां पर क्या नंबर है? n इंटू समथिंग है। यहां क्या है? log n है। तो log n से तो n इंटू समथिंग ज्यादा होगा ना, क्योंकि n ही ज्यादा है। समझ रहे हो बात? अगर एग्जैक्टली लिखा जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में तो इतना ही होगा, n log n इंटू log n इंटू log n प्लस log n। एग्जैक्टली इतना होगा। लेकिन हम लोग इसको बीगो के फॉर्म में अगर लिखेंगे, बीगो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n log n log n, इतना ही लिखेंगे। देखो n log n log n, इसको नहीं लिखेंगे। इसको क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ये प्लस में है। तो मान लो क्या बताए थे हम लोग? n प्लस n स्क्वायर रहे तो कितना होगा? n स्क्वायर ही होगा। बीगो n स्क्वायर होगा। क्यों? जो लार्जेस्ट लूप है उसको देखेंगे हम लोग। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो प्रायोरी एनालिसिस से हम लोग निकाल रहे हैं, क्या करना था? लार्जेस्ट लूप काउंट को हम लोग देख रहे थे, छोटा वाला को नहीं देख रहे हैं। तो लार्जेस्ट क्या है? ये ज्यादा लार्ज नंबर है, तो लार्ज वाले को लिख लिए, छोटा वाले को हटा दिए, बस यही है। एक किसके लिए है? कुछ इंडिपेंडेंट भी रहे। ये क्या है? यहां पर इंडिपेंडेंट लूप है ऊपर वाला, और बाकी तीनों है जो लूप क्या है? डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा जो अलग से इंडिविजुअली रहेगा। अब एक और चीज इसमें क्या देख सकते हैं? एक और चीज इसमें देख सकते हैं क्या? अब तो बचपना रहा नहीं, इसमें बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं।
तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब देख लिए हैं तो मान लो ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट अगर ऐसा रहता ए इक्वल टू ए प्लस एन, अगर मान लो ये स्टेटमेंट, अभी हम लोग स्टेटमेंट नहीं देखे थे ना, अभी तक हम लोग केवल लूप को देखे थे। अब मान लो स्टेटमेंट ऐसा रहता ए इक्वल टू ए प्लस एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना हुआ ना। मान लो ये क्वेश्चन दे दे ऐसा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है। यहां पर क्या है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऐसा ही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सही है, लेकिन मान लो ऐसा दे दे कि ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के जगह पर लिख दे ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या, ए इक्वल टू ए प्लस एन, बोल दे ए का वैल्यू फाइंड आउट करे। ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा एक बार जब ये रन करता है तो प्लस एन होता है, 2 बार रन करेगा तो प्लस 2n होगा, 3 टाइम्स रन करेगा प्लस 3n, 4 टाइम्स 4n, 5 टाइम्स 5n, 100 टाइम्स 100n, 1000 टाइम्स 1010। मतलब कि जितना टाइम से स्टेटमेंट रन करेगा उतना टाइम्स n होगा, उतना ही टाइम्स n होगा ना। अगर ये 4 बार रन कर रहा है ये स्टेटमेंट तो 4n हो रहा है, 1 बार रन करेगा तो 1 ही n होगा। 50 टाइम्स रन कर रहा है तो क्या हो रहा है, 50n हो रहा है। 150 टाइम्स अगर रन कर रहा है तो 150n हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स ये स्टेटमेंट रन करेगा उतना ही इसका वैल्यू होगा। तो ये स्टेटमेंट कितना नंबर ऑफ टाइम्स रन कर रहा है, ये स्टेटमेंट कितना नंबर ऑफ टाइम्स रन कर रहा है बताओ। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यही तो बता रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग लिखे हैं n log n इंटू log n, यही तो बता रहा है कि स्टेटमेंट कितना बार रन कर रहा है, मतलब कि इतना टाइम्स रन कर रहा है, n log n इंटू log n। हम क्या बोल रहे हैं कि जितना टाइम्स रन करेगा उतना इंटू n होगा। अगर 5 टाइम्स रन किया तो 5 इंटू n करते हैं, तो अगर इतना टाइम्स रन किया है तो ये वैल्यू इंटू n करेंगे ना। तो यहां पर ही लिखते हैं, ऊपर में स्पेस नहीं है, यहां लिखते हैं नीचे में, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगर ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इतना टाइम्स जब रन कर रहा है, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट लूप यही तो फाइंड आउट कर रहे थे हम लोग, लार्जेस्ट लूप काउंट ही तो फाइंड आउट कर रहे थे ना। तो इतना टाइम्स रन किया, मतलब क्या होगा, जो ये वैल्यू अगर इसको टीसी लेते हैं, अगर टीसी लेते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनटू n, यही वैल्यू होगा ए का। जितना टाइम्स रन किया, कितना टाइम्स रन किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम्स रन किया है इनटू n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n log n इंटू log n। इसमें एक और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, n इंटू n log n इंटू log n, यही वैल्यू हुआ ना। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n log n log n, क्या है, यहां से यहां तक क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n log n। इसके पहले क्या है, इंटू n कर दिए, इंटू n कर दिए, ये कि n को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो n इंटू n है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, n स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। मतलब कि यहां पर एक n को हटाकर यहां n स्क्वायर कर दिए, n स्क्वायर कर दिए तो पहले वाला n है जो हट गया,
n मल्टीप्लाई है, n को पावर के फॉर्म में लिख दिए। मतलब कि a का वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ a क्या होगा, n स्क्वायर लॉग n इंटू लॉग लॉग n, यहां पर डॉट का मल्टीप्लाई है, n स्क्वायर लॉग n इंटू लॉग लॉग n। ये क्या है, a का वैल्यू है, इस a का वैल्यू है। मान लो यहां ऐसा रहता a इक्वल टू a प्लस n स्क्वायर रहता, या फिर n क्यूब रहता, तो क्या करते, n क्यूब है, जितना नंबर ऑफ टाइम्स, मान लो अगर 5 टाइम्स रन किया 5n क्यूब, 10 टाइम्स 10n क्यूब, 100 टाइम्स 100n क्यूब, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंटू n क्यूब। तो यहाँ n क्यूब इंटू ये पूरा वैल्यू होता, तो n क्यूब जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक n पहले से है और n क्यूब और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n क्यूब इंटू n मतलब कि n पावर 4 हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू है, इसमें हम लोग जो भी वैल्यू बार बार ऐड कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं लूप में, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये बात तो पता है क्या कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम्स ही n ऐड हो रहा है, तो जो भी वैल्यू ऐड हो रहा है इनटू ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। मतलब क्या है, अगर वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना रहे तो हम लोग देखेंगे, इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर फाइंड आउट करना रहे तो हम लोग लूप को ऑब्जर्व करेंगे। जितना भी लूप रहेगा सारा लूप को ऑब्जर्व करेंगे। अब बोलो तब ऊपर वाला जो फॉर लूप है, इसको क्यों नहीं यहां पर मल्टीप्लाई किए या ऐड किए? ऊपर में जो फॉर लूप था इसका भी तो log n बेस 3 है, इसको क्यों नहीं किए? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि अच्छा इसलिए नहीं किए होंगे जो इसको तो ऐड करना है, तो ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और ए का वैल्यू केवल और केवल इस स्टेटमेंट से ही आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको log n बेस 3 को ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन a का वैल्यू में उसको ऐड भी नहीं करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो इसको ऐड किए हैं, बाद में छोटा है इसलिए इसको हटा दिए। ये छोटा है, जैसे n प्लस n स्क्वायर है तो n स्क्वायर को लिए, n को छोड़ दिए। तो इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो इसको ऐड भी करेंगे, लेकिन a का वैल्यू जब फाइंड आउट करना है तब उसको ऐड भी नहीं करेंगे, इस वैल्यू को ऐड भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू केवल इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन से बन रहा है। ये ऊपर वाले लूप में क्या है, अपना स्टेटमेंट इसका है कुछ। मान लो यहां भी रहता x इक्वल टू y प्लस n पावर 5, ये स्टेटमेंट के जगह पर ये रहता x इक्वल टू y प्लस n पावर 5 अगर रहेगा तो पूछेगा क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड x। ये y की जगह पर x ही ले लो, y मान लो कुछ कांस्टेंट रहे तो x ही लेते हैं, x प्लस n पावर 5। तो बार बार जो ऐड हो रहा है यहाँ पर तो केवल इस स्टेटमेंट में हो रहा है। अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल दे, जिस तरीके से a का वैल्यू आया है कि ये स्टेटमेंट कितना टाइम्स रन करेगा, उतना टाइम्स इनटू जितना ऐड कर रहे हैं बार बार, वैसे ही ये स्टेटमेंट कितना टाइम्स रन करेगा। नीचे वाले लूप पर ये स्टेटमेंट नहीं डिपेंड कर रहा है, ये स्टेटमेंट केवल और केवल अपना लूप पर ही डिपेंड कर रहा है। मतलब कि यहाँ वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए n पावर 5 है ना इंटू log n। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट है जो इस लूप पर डिपेंड कर रहा है, और ये लूप कितना टाइम्स रन कर रहा है, ये लूप log n टाइम्स रन कर रहा है। मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू अगर लिखेंगे x इक्वल टू इस लूप का रनिंग टाइम जितना है इंटू n पावर 5, मतलब कि n पावर 5 इंटू log n। log n बेस 3 या बेस 3 कर लो, इसका मतलब क्या हो गया, n पावर 5 log n। अगर बेस नहीं लिखे तब x का वैल्यू a हो गया और a का वैल्यू a हो गया, यहां पर है जो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये टोटल अगर लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे, अगर बीगो के फॉर्म में है तो ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बीगो क्या करता है, रफ वैल्यू देता है, और बीगो एग्जैक्टली है क्या, क्यों ऐसा हम छोड़ दे रहे हैं, बीगो लिखते हैं जब, तब ये ऐड किया हुआ चीज को क्यों छोड़ देते हैं ये बताएंगे। एक टॉपिक है कि बीगो नोटेशन कैसे लिख रहे हैं, इसके लिए एक टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। इसमें बीगो है और भी कुछ कुछ है, कुछ सिंबल और भी है, बीगो है, ओमेगा है, थीटा है, ये सब नोटेशन है। कैसे यहां पर किसी पर्टिकुलर टर्म को एलिमिनेट करना है वो किस तरीके से करेंगे ये बताएंगे। ये पूरा प्रॉपर टॉपिक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से, मतलब 4-5 घंटा इस टॉपिक में देंगे, अच्छा से देंगे, सब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक के समझ गए हो ना कि यहां पर कहीं वैल्यू फाइंड आउट करना रहे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहे तो कैसे कैसे क्या करना है। अब कुछ एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन इसमें करेंगे, लेकिन अभी इतना देखो ए तक का, और एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन का करेंगे। क्या करेंगे उसमें समझ लो इतना कि एक बार सोचना खुद से कि सब फॉर लूप में यहां पर आई है, यहां पर जे है और यहां पर के है। पहला लूप में आई है, दूसरा लूप में जे है, तीसरा लूप में के है। तो मान लो सब लूप में सेम होता, सब लूप में मान लो सेम होता, या फिर तीनों में आई रहे, तीनों में जे, तीनों में के, कुछ भी रहे, अगर सेम होता, ये तीनों अगर सेम होता तब क्या चेंजेज आता, तीनों सेम होने से क्या फर्क पड़ेगा प्रोग्राम में, ये चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी तक का इतना है, सही है, और मेनली यही क्वेश्चन, इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। लेकिन एक दो एक्सेप्शन क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है, वेरिएबल नेम अगर चेंज नहीं करेंगे, सब में सेम ले लेंगे तो क्या दिक्कत हो सकता है, ये चीज करेंगे हम लोग। अभी यहां तक के देखो, अच्छा से एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से।